Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing Kanun-e Shahadat order and today is going to be our last video on this Kanun-e Shahadat order. आज हम इसको complete कर देंगे. We have completed up till article 161. Next article 162. ये बड़ा important article है. The heading is no new trial for improper admission or rejection of evidence. कि अगर कोई हेडिंग से हमें ये बता दिया गया है कि अगर कोई एडमिशन है जो कि इम्प्रॉपर था उस पे कोर्ट ने रिलाई कर लिया है, या फिर कोई एक ऐसी एविडेंस थी जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसको रिजेक्ट किया जाना नहीं बनता था, तो इस सिचुएशन में ये नहीं होगा कि इन दोनों ग्राउंड्स की वजह से नया ट्रायल दोबारा से नए सिरे से शुरू हो जाएगा. यही इस आर्टिकल में बताया गया. द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड ऑफ इटसेल्फ फॉर ए न्यू ट्रायल और रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन इन एनी केस. के इम्प्रॉपर एडमिशन जिस पे कोर्ट ने रिलाई किया या एक ऐसी एविडेंस जो कि रिजेक्ट कर दी है, कोर्ट ने उस पर रिलाई नहीं किया और डिसीजन दे दिया है. अब इन दोनों ग्राउंड्स की वजह से कोई भी जो डिसीजन दिया गया है ना तो उसको रिवर्स किया जाएगा, ना ये कहा जाएगा कि इस पे अब दोबारा नए सिरे से न्यू ट्रायल शुरू कर दिया जाए, दोबारा सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए. सो ये क्लियर बता दिया गया है. बट लेकिन यहाँ पे जो आगे बता रहे हैं, इफ़ इट शैल अपीयर टू द कोर्ट बिफोर विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज्ड that independent of evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision. लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि इन दोनों ग्राउंड्स की वजह से कि इम्प्रॉपर एडमिशन पर रिलाई किया गया या किसी एविडेंस को रिजेक्ट किया गया जिसको नहीं किया जाना था, तो इन दोनों सिचुएशन में न्यू ट्रायल नहीं होगा, वो डिसीजन रिवर्स नहीं होगा. लेकिन कोर्ट को ये अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वहाँ पे दूसरी एविडेंस इतनी अवेलेबल है जिसकी वजह से इस केस के डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. फॉर इंस्टेंस कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, फिर अपील में जाके ये ऑब्जेक्शन ले ली गई कि जी ये जिस एडमिशन पे रिलाई किया गया वो तो इम्प्रॉपर है, प्लस जो जिस एविडेंस पे रिलाई किया गया है वो इनएडमिसिबल थी. तो अब कोर्ट यहाँ पे ये देखेगी, वो अपीलेट कोर्ट, कि क्या कोई और एविडेंस है जो कि इस डिसीजन को जस्टिफाई करती है. अगर तो करती है, कुछ और भी एविडेंसेस हैं, अगर उन पर रिलाई किया जाए तो इस केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इस फैसले में चेंजिंग नहीं आएगी. ये फ़ैसला एज इट इज़ रहेगा. दो ये एडमिशन्स इम्प्रॉपर थे, दो ये एविडेंस इनएडमिसिबल थी जिस पर रिलाई कर लिया, और जिस एविडेंस पर रिलाई करना था उस पर नहीं किया गया. तो यहाँ पे कोर्ट ना तो उस डिसीजन पे जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ और एविडेंस अवेलेबल है, तो उसका नया ट्रायल नहीं होगा. उस केस को वापस रिमांड करके ये नहीं कहा जाएगा कि नए सिरे से शुरू कर दिया जाए. सिंपल वर्ड्स में कहें कि टेक्निकल ग्राउंड्स हैं अब ये कि उन पे अगर रिलाई करके आप ये नहीं कह सकते कि नया ट्रायल शुरू कर दिया जाए. नया ट्रायल नहीं होगा अगर दूसरी एविडेंस अवेलेबल है. और दैट इफ़ द रिजेक्टेड एविडेंस हैड बीन रिसीव्ड इट ought not to have varied the decision. और वही बात आ गई ना कि अगर उस एविडेंस जिस पर रिलाई कर भी लिया है फिर भी और दूसरी अगर एविडेंस अवेलेबल है तो केस के अगर फैसले पे फ़र्क नहीं पड़ता तो न्यू ट्रायल इसका कॉल नहीं किया जाएगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आर्टिकल 162. इसमें बेसिकली समअप किया है. अब ये क्रिमिनल केसेस पे भी अप्लाई होता है, ये सिविल केसेस पे भी अप्लाई होता है, ये वाला प्रिंसिपल. अब इसमें अगर फॉर इंस्टेंस ये ना रखा जाता आर्टिकल QSO में तो क्या होना था, हर जो भी डिसीजन आना था उसको अपीलेट कोर्ट पे इस किस्म के ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जाना था और नए ट्रायल होने शुरू हो जाने थे, फैसले सेट असाइड होने शुरू हो गए थे. अब यहाँ पे इस आर्टिकल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि देखें कि एविडेंस वो कह रहे हैं इम्प्रॉपर आ गई है, इनएडमिसिबल भी है, लेकिन कोर्ट ने ये देखना है कि कुछ और एविडेंस है ऐसी जिस पे अगर रिलाई करें तो क्या इस केस के फैसले पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा. अगर फैसले का फ़र्क ही नहीं पड़ा तो इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे कॉमन सेंस भी यही है कि ना इसका न्यू ट्रायल करवाया जाए. सो ये आर्टिकल इसलिए रखा गया था. नेक्स्ट आर्टिकल 163, एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ. अब इस आर्टिकल से रिलेटेड मैंने एक डिटेल में पहले वीडियो में बना चुका हूँ. इस आर्टिकल के साथ साथ हमें पढ़ना चाहिए ओथ्स एक्ट, वो एक छोटा सा एक्ट है, उन दोनों को मिला के पढ़ें तो ये आर्टिकल और ज़्यादा क्लियर होगा. लेकिन इस आर्टिकल में जो बताया गया आप मेरी वो वीडियो देख लें, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आर्टिकल 163 एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ.
सब आर्टिकल 1, when the plaintiff takes oath in support of his claim, the court shall on the application of the plaintiff कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू डिनाई द क्लेम ऑन ओथ। देखें, इसमें सिंपल सी बात की गई है कि अगर सिविल केस है कोई चल रहा, उसमें प्लेंटिफ ने सूट फाइल की है, उसके बाद वो ऑन ओथ कहता है कि जी मैं मेरे केस का फ़ैसला आप ऑन ओथ कर दें, वो एप्लीकेशन दे देता है, हलफ उठा लेता है और साथ ही कहता है कि जी डिफेंडेंट को बुला लें और वो भी आके हलफ दे कि वो डिनाई करे हलफ पे कि मैं जो कह रहा हूँ या ये जो मेरा सूट है ये झूठा है। सो ये ओथ की बात करें कि अगर प्लेंटिफ अपने केस का फ़ैसला ऑन ओथ करवाना चाहता है तो वो एप्लीकेशन दे देगा कि डिफेंडेंट को बुला के ऑन ओथ उससे पूछ लिया जाए। अब यहाँ पे आगे सब आर्टिकल 2, द कोर्ट में पास सच ऑर्डर्स एज टू कॉस्ट और अदर मैटर्स एज इट मे डीम फिट। अब यहाँ पे सिंपल सा कह दिया गया है कि अगर ये सिचुएशन आ गई है कि प्लेंटिफ ने कहा कि मैंने केस का फ़ैसला ऑन ओथ करवाना है, तो ये आगे सारी पावर्स कोर्ट के पास हैं, वो उसको बुलाएगी, वो आता है नहीं आता, अगर आता है तो किस तरह ये सारा प्रोसीजर होना है, ये सारी पावर्स कोर्ट के पास हैं। सब आर्टिकल 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाइज टू लॉज रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद और अदर क्रिमिनल केसेस। क्लियर कट बात सब आर्टिकल 3 में बता दी गई है कि ये जो प्रिंसिपल बता रहे हैं ओथ वाला, ये सिर्फ सिविल केसेस पे अप्लाई होता है, क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं होता, उनके फ़ैसले ऑन ओथ नहीं होंगे, प्लस जो हदूद के केसेस हैं उनके फ़ैसले ऑन ओथ नहीं किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 164, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है क्योंकि अब तो कंप्यूटर और मोबाइल के ज़रिए पिक्चर्स वगैरह आ जाती हैं, सो उससे रिलेटेड है। प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस एट्सेट्रा in such cases as the court may consider appropriate, the court may allow to be produced any evidence that may have become available because of modern devices or techniques। अब यहाँ पे सारी पावर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली कोर्ट को दे दी गई है। अब मॉडर्न डिवाइसेस हमारे पास क्या आ जाती हैं, जिसमें फ़ोटो कॉपीज़ आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, मोबाइल के थ्रू खींची हुई, कैमरास के ज़रिए खींची हुई वीडियोज़ आ जाती हैं। सो ये उन सारे से रिलेटेड है। यहाँ पे कहा गया है कि जब ऐसी कोई एविडेंस होगी जो कि मॉडर्न डिवाइसेस की वजह से अवेलेबल हो रही है, तो ये कोर्ट की पावर है कि वो उसको कैसे डील करती है, कैसे उसको वो एडमिसिबल होगी, लेकिन उसका प्रोसीजर सारा इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली कोर्ट पर रख दिया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं, जैसे कि ये वो जो पिक्चर्स या वीडियोज़ आती हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लेंथी एक प्रोसीजर बता दिया है कि उस कैमरे को लेके आए जिससे वो वीडियो बनी है, सो सारा कुछ वो आपको प्रोड्यूस करवाना पड़ता है, फिर उसका फ्रॉन्जिक वगैरह कराया जाता है। सो ये बहरहाल आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंगली जितनी भी एविडेंस थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस जो आजकल अवेलेबल हैं उनके थ्रू अगर कोई ली गई हैं तो वो एडमिसिबल होंगी, कोर्ट उसको एडमिट करेगी और ये प्रोसीजर कोर्ट पे है कि वो क्या अडॉप्ट करती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 165, ओवर राइट टू अदर laws. The provisions of this order shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced। यानी आर्टिकल 165 में ओवर राइडिंग इफेक्ट दे दिया है कानून शहादत ऑर्डर को। इससे पहले हमारा एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसको रिपील करके ये बनाया गया था कानून शहादत ऑर्डर। सो अब यहाँ पे आर्टिकल 165 में कह दिया है कि ये एप्लीकेबल होगा, इसके अलावा कोई और लॉ नहीं होगा एविडेंस से रिलेटेड। आर्टिकल 166 रिपील का है कि एविडेंस 1872 जो है उसको रिपील कर दिया गया और अब कानून शहादत ऑर्डर बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कानून शहादत ऑर्डर। आज हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।